जी, आप सभी को नमस्कार। मैं एमसीएलए से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की क्लास में आप सभी को पता है हम अबॉर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे-कैसे अबॉर्शन के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स में उसको बाँटा गया है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ब्लीडिंग की कुछ फ़ेजेज़ को हम जानेंगे कि अगर हम बात करें कि 28 वीक से अगर पहले ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसको क्या कहते हैं? अबॉर्शन की डेफ़िनेशन क्या होती है? जितने भी क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम के बिहाफ से बनते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज होने वाला है हमारा वो हम ब्लीडिंग फेज के बारे में बात करेंगे कि सर ब्लीडिंग फेज अगर हम बात करें कि ब्लीडिंग इन द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में हम बात करते हैं तो कैसे कैसे हम बात करेंगे, किस मायने में हम बात करेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हेडिंग डालेंगे आप अबॉर्शन के अंदर, सबसे पहली जो अबॉर्शन से पहले एक हेडिंग डालेंगे ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। क्या डालेंगे बच्चों? ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो भी ब्लीडिंग होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। मैं इससे बात करता हूँ कि सर इसमें जो ब्लीडिंग होने वाली है वो दो तरह से होने वाली है। एक तो होने वाली है कि सर इन अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के, अगर फेज अर्ली फेज की प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के अर्ली फेज में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हेडिंग डालेंगे इन अर्ली फेज, इन अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो उसको या तो हम कहेंगे बच्चों अबॉर्शन कहेंगे, या हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी भी अर्ली फेज के अंदर, अर्ली फेज का मतलब क्या समझते हैं कि 28 वीक से अगर पहले क्या होती है, अगर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है तो वो तीन कारणों की वजह से देखने को मिल सकती है। या तो अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या हो सकती है? तीन चीजें हो सकती है। कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? एक तो अबॉर्शन हो सकता है, एक हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक हमारी मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर लेट फेज के अंदर, लेट फेज का क्या मतलब है कि सर 28 वीक्स आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर इसके अंदर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है तो वो सिर्फ दो कारणों की वजह से होती है। वो कौन कौन सी कारण हो सकते हैं बच्चों? एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, आपने बहुत अच्छी तरह से नाम सुना होगा इन दोनों चीजों का, कि एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा होता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैसे बात करी है बच्चों, कि हमने यहाँ पे बात करी है कि सिर्फ ब्लीडिंग कौन-कौन सी होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि प्रेगनेंसी के अंदर 2 तरह की ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको 28 वीक से पहले देखने को मिलेगी और एक 28 वीक के बाद देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में। अगर 28 वीक से पहले देखने को मिलती है तो उनका कारण क्या हो सकता है? या तो अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। आगे मेरी बात समझ में। अगर मैंने बात आपसे दूसरी तरफ बात करी है कि 28 वीक्स के बाद अगर कोई भी ब्लीडिंग होती है तो उनका ये तीनों कारण नहीं होते हैं। और कौन से कारण हो सकते हैं? कि सर प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है या फिर अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलें आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। आपको अगर कुछ नहीं आता है तो सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए कि अगर 28 वीक से पहले प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन से चौथा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालेंगे हमारी अबॉर्शन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बच्चों इन सब चीज़ों के बारे में, हम एक-एक करके बारे में पढ़ेंगे। पहले अब हम अबॉर्शन की बात करते हैं, फिर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करेंगे, फिर मोलार प्रेगनेंसी की बात करेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात करेंगे, अब्रप्टियो प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। एक-एक करके हम धीरे-धीरे सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सर अबॉर्शन क्या होता है। मैंने आपको शायद पिछली से पिछली क्लास के अंदर अबॉर्शन की डेफिनिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर अबॉर्शन की डेफिनिशन क्या होगी। कि सर अगर मैं आपसे कहूँ कि 28 वीक से पहले, कि आप बिफोर ऐसे लिखेंगे,
प्रेगनेंसी लॉस मोर देन 20 वीक्स, सॉरी लेस देन 20 वीक्स और लेस देन 500 ग्राम वेट ऑफ फीटस। क्या यही डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाई थी कि अगर कोई बच्चा माँ के पेट के अंदर या तो 20 वीक से पहले ही मर जाता है या उसका वजन कितना हो 500 ग्राम से कम हो, दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही जो डेफिनेशंस हैं, दोनों ही डेफिनेशंस दी गई हैं अबॉर्शन के लिए। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन देखने को मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, करेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर प्रेगनेंसी का लॉस हो जाना 20 वीक से पहले ही या फिर उसके जो बच्चे का वजन है वो 500 ग्राम से कम होना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अबॉर्शन कहलाता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, चलते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं कि सर टाइप्स की बात करते हैं। टाइप से बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। इसके टाइप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आइसोलेटेड या फिर हम कह सकते हैं सॉरी स्पॉन्टेनियस। एक तो होता है बच्चों स्पॉन्टेनियस होता है और एक होता है इंड्यूस्ड। कौन सा होता है कि एक तो होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अचानक से हमारा अबॉर्शन हो गया, हमें पता नहीं लगा, अचानक से हो गया। इंड्यूस का मतलब कि हमने अबॉर्शन करवाया है, जानबूझ के हमने इसको इंड्यूस किया है, इसको हमने करवाया है, उसको कहते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा स्पॉन्टेनियस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों स्पॉन्टेनियस के बारे में। स्पॉन्टेनियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो होता है सिंगल एपिसोड, सिंगल। एक होता है बच्चों सिंगल एपिसोड। सिंगल एपिसोड का मतलब है कि एक बार अबॉर्शन हुआ है। हम दूसरी बात करते हैं या मोर देन 3 या 3 टाइम्स। अगर किसी महिला का 3 या 3 से ज्यादा बार अबॉर्शन हो चुका है तो उस अबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकरेंट अबॉर्शन उसको बोला जाता है। अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो सिंगल को हम बोलते हैं आइसोलेटेड अबॉर्शन। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये एग्जाम में हर एक एग्जाम के अंदर पूछी गई है। अबॉर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन से बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन से टॉपिक से बन जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे मेरी बात समझ में, अगर मैंने आपसे क्या बात करी है बच्चों की, हमने टाइप्स के बारे में बात करी है। सबसे पहला टाइप आपने सर कौन सा बताया? हमने सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया कि सर एक होता है मेजर जो टाइप होते हैं स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अचानक से हो जाना। एक होता है खुद ब खुद हो जाना, क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस कहलाता है। एक होता है इंड्यूस की हमने इसको इंड्यूस करवाया है, हमने कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी हैं जिससे क्या हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, या फिर हमने कोई ऐसा प्रोसीजर किया है उसकी वजह से अबॉर्शन हुआ है। आगे बात समझ में। फिर मैंने आपसे बात करी कि सर इसको हमने दो भागों में के अंदर बांट दिया स्पॉन्टेनियस को। किसके अंदर? दो भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहला भाग कौन सा था हमारा कि सर एक बार अगर किसी का लाइफ में क्या हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, तो उसको हमने बोला आइसोलेटेड अबॉर्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर किसी का 3 या 3 से ज्यादा बार अगर हो चुका है तो उसको हमने बोला रिकरेंट अबॉर्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर जो आइसोलेटेड जो अबॉर्शन है ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? एक तो ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सकता है, और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक तो हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ तो सर ये हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? मैंने आपको क्या बताया कि रिकरेंट अबॉर्शन और आइसोलेटेड अबॉर्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि सर आइसोलेटेड के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर की आपने बात करी है। अगर इनके अंदर होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस की वजह से होता है उनके बारे में बताता हूँ। कि अगर मैं इसके मोस्ट कॉमन कॉज की बात करता हूँ, किसके कॉमन की काज करते हैं? आइसोलेटेड की हम बात कर रहे हैं, दोनों को कॉमन के तरीके से हम बात करेंगे, दोनों के कॉमन तरीके से हम बात करने जा रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है इसका वो क्या होता है बच्चों? वो होता है जर्म प्लाज डिफेक्ट।
मेरे ख्याल से ये आपने बहुत बार सुन लिया होगा। इसको और किस-किस नाम से जानते हैं कि सर एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? एन्यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। आगे मेरी बात समझ में कि सर एन्यूप्लॉइडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एनयू एन्यूप्लॉइडी के नाम से भी जानते हैं और सर इसको क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको 3 यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज़ लिखाए हैं, तीनों में से अगर कोई आपको दिखता है स्पॉन्टेनियस के अंदर, स्पॉन्टेनियस में आइसोलेटेड के अंदर भी, तो आपको सिंपल सा आंसर आपको टिक कर देना है, आपको बेझिझक टिक करना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कि सर मैंने आपसे मोस्ट कॉमन कॉज़ की यहाँ पे बात कर ली है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड सबसे पहला कॉज़ तो ये होता है, नंबर दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि सर ट्राइसोमी अगर हो जाती है, कितने नंबर की? 16 नंबर की। अगर 16 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये कौन-सा हो सकता है? हमारा सेकंड कॉज़ हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कि सर और अदर कॉज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात होती है कि कोई ट्रॉमा हो गया या फिर हम कह सकते हैं टॉर्च इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? किस टॉर्च का इन्फेक्शन हो गया। टॉर्च की फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि टॉर्च की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? और क्या होता है कि सर पीसीओएस हो गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे पीसीओएस क्या होता है, ठीक है? और और क्या होता है बच्चों कि सर यूटेराइन मालफॉर्मेशंस। यूटेराइन मालफॉर्मेशन का मतलब समझते हो कि मदर की यूट्रस में ही कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है। समझ में आई बात? कि यूटेराइन मालफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है कि सर यूटेराइन फाइब्रॉइड हो सकता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड की कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है ये? सब म्यूकस फाइब्रॉइड। सब म्यूकस फाइब्रॉइड। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ यहाँ पे हमने किसके बारे में बात करी है कि सर हमने पहली बात करी कि आपसे कौन सी बात करी बच्चों? हमने स्पॉन्टेनियस के बारे में बात करी। स्पॉन्टेनियस के अंदर हमने सिंगल एपिसोड की बात करी। सिंगल एपिसोड के अंदर भी हमने किसके बारे में बात करी? हमने उसको कहा आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड के अंदर हमने जो इसके कॉजेज बताए हैं वो कौन सा बताया कि सर एक तो होता है जर्म ब्लास्ट डिफेक्ट होता है, इसी को हम एनिप्लोइडी के नाम से जानते हैं, और या फिर हम क्रोमोसोमल अनमोलिटी के नाम से भी जान सकते हैं। अगर ये आपको आंसर में नहीं देखने को मिलता है तो सेकंड नंबर का जो आंसर है 16 नंबर की जो क्रोमोस ट्राइसोमी हो जाती है उसको आपको 100% क्लिक करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको 100% पहला ही आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? सेकंड नंबर का आंसर करना है। अगर मैंने आपसे दूसरे अदर कॉजेस की बात करता हूं तो कौन कौन से हो सकते हैं कि सर ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा का मतलब होता है कि बेटा कोई भी इंजरी हो गई है, कोई भी पीसीओएस हो सकता है, कोई टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है। टॉर्च इन्फेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द इन्फेक्शंस। टॉर्च इन्फेक्शन का मतलब TORCH, सबका मतलब अलग-अलग होता है। मैं आपको अगली ही स्लाइड में इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। एक होता है यूट्राइन मालफॉर्मेशन। अगर किसी यूट्रस की बनावट में ही कोई गड़बड़ है, यूट्रस की कोई बनावट में ही गड़बड़ है तो उसकी वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, अबॉर्शन हो गया हो, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड, कोई टिश्यू वहां पे ऐसा पनप रहा हो जो डेड टिश्यू है, फाइब्रॉइड की कंडीशन है, कोई कैंसरस कंडीशन वहां पे डेवलप हो गई हो। उस कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है प्यारे प्यारे बच्चों? अबॉर्शन की कंडीशन देखी जा सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक की? चलिए, अब मैं आपसे बात करूंगा कि सर रिकरेंट अबॉर्शन क्यों होता है। कि सर रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में बता दीजिए। सर रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में देखते हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों सबको। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ रिकरेंट अबॉर्शन। आगे बात में रिकरेंट अबॉर्शन की मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहली जो बात होती है वो कौन कौन सी हो सकती है कि सर मैंने आपको बताया कि सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। एक तो होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें देखी है?
देखने को मिलती हैं और फर्स्ट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फर्स्ट के अंदर, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है, वो इडियोपैथिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, कि यहाँ पे हम किसी भी कॉज़ का पता नहीं लगा सकते हैं। इसे इसमें किसी भी कॉज़ का हम पता नहीं लगा पाए हैं और हमारी जो वैज्ञानिक्स ने उसने उसने क्या दिया है इसको इडियोपैथिक का नाम दे दिया है। क्या मेरी बात समझ में आई? कि सर अदर कॉजेज़ की बात करता हूँ कि सर यहाँ पे आपको क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं और डायबिटीज़ हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्यों लिखाई हैं? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये कि इसका जो कॉज़ होता है वो अननोन होता है। इसका जो कॉज़ है बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने का कारण क्या है? कि वो तो अननोन है लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिस्क फैक्टर बताए हैं कि क्रोमोसोम अनमोल्टी हो सकती है या फिर डायबिटीज़ हो सकती है। आपको बात समझ में आई? अगर मैं आपसे सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड सेकंड के अंदर यहाँ पे यूटेराइन एनामोलीज़ के बारे में बताया है या एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में बताया है कि सर यूटेराइन एनामोलीज़ या फिर हम कह सकते हैं लाइक सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस सर्वाइकल सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब क्या समझते हैं? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब होता है कि जो आपकी जो सर्विक्स है वो क्या है इनकैपेबल है। आपकी जो सर्विक्स है वो क्या है एकदम हम कह सकते हैं कि लूज है। हम कह सकते हैं कि लूज है एकदम टाइटनिंग नहीं है। उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है अबॉर्शन देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली मैंने आपसे बात बताई कि यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कारण देखने को मिलता है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर रिकरेंट अबॉर्शन का सबसे कौन सा होता है यहाँ पे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ से तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर रखा जाएगा ठीक है अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं तो अदर कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों अदर कॉजेज की मैं आपसे बात करता हूँ कि अदर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं कि सर फॉस्फो फॉस्फो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम आई बात समझ में अदर कौन कौन से हो सकते हैं कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है और इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं मैंने आपसे 100% जो सिक्योर की आपसे बात करी है या हम कह सकते हैं कि जो कॉज की बात करी है मैंने आपको किस कॉज की बात करी है कि सर सर्वाइकल इनकम्पेटेंसी आपको देखने को मिल सकता है या फिर हम कह सकते हैं कि अदर कॉजेज की हम बात करें तो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है या फिर हम कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल कॉज यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को बहुत बढ़िया एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन लिखाना चाहूँ तो क्या लिखोगे कि सर मोस्ट कॉमन लिखेंगे मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल abnormality which lead to single episode abortion यहाँ पे क्या क्वेश्चन की समझ में आया आप सभी को बताएंगे फटाफट से मैंने यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछा है कि सिंगल एपिसोड का जो अबॉर्शन होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी किस चीज़ की देखने को मिलती है या फिर हम कह सकते हैं क्या होता है तो आपको बताना है कि बच्चों क्या होता है एनीप्लॉइडी आपको देखने को मिलता है क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है बच्चों यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है यहाँ तक की क्लासें चले बहुत बढ़िया आगे की हम बात करते हैं कि सर हाइपोथायराइडिज्म कैन कॉज
recurrent abortion but not hyperthyroidism। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया? मतलब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या हो सकता है, रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन कभी भी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से अबॉर्शन नहीं हो सकता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट की लाइन के अंदर, हैशटैग लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है आपके लिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि सर हाइपोथायराइडिज्म एक रीजन हो सकता है। किस चीज का रीजन हो सकता है बच्चों? हमारे रिकरेंट अबॉर्शन का रीजन होता है क्या? हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड लेवल का कम हो जाना हमारी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर, उसका भी अबॉर्शन कारण हो सकता है। लेकिन हाइपर नहीं हो सकता। हाइपर नहीं हो सकता, इस बात का आप गांठ बांध लेना। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस लाइक टॉर्च, इन्फेक्शंस लाइक टॉर्च does not does not lead to recurrent infection। क्या मेरी बात समझ में आई? कि जो टॉर्च का जो इन्फेक्शन होता है वो भी क्या नहीं करता है बच्चों, रिकरेंट अबॉर्शन का कारण नहीं होता है। वो सिर्फ आइसोलेटेड, मतलब कि एक बार का कारण हो सकता है, लेकिन बार बार का कारण नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर किसी बंदे को टॉर्च का इन्फेक्शन है तो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक बार ही उस चीज को लीड करता है, बार बार उस चीज को लीड नहीं करता है, बार बार अबॉर्शन नहीं करवाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे एक्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कारण होते हैं एक्सेप्ट, तो आपको टॉर्च इन्फेक्शन को बिल्कुल हटा देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैंने आपसे बात करनी है कि सर इन्वेस्टिगेशन डन इन रिकरेंट अबॉर्शन, तो रिकरेंट अबॉर्शन के अंदर इन्वेस्टिगेशन आपको करवाना है तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं? सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि सर इनको हम डन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन डन डन और नॉट डन, ऐसे लिख देंगे। ये इधर वाले तो नहीं करेंगे और इधर वाले हम कर देंगे। अगर सबसे पहली बात करता हूँ, अबॉर्शन के अंदर हम कैरियो टाइपिंग करवा सकते हैं। कैरियो टाइपिंग हम करवा सकते हैं। नंबर दूसरी बात हम करवा सकते हैं, टीएसएच का लेवल देख सकते हैं, टी3 का लेवल देख सकते हैं, टी4 का लेवल देख सकते हैं। देख सकते हैं नहीं देख सकते भैया? और टीएसएच किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए होता है? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चे का जो ब्रेन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? हमारा टीएसएच लेवल होता है। अगर ये कम होता है बॉडी के अंदर तो क्या देखने को मिलता है? मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन देखने को मिल जाती है। बच्चे के अंदर एमआर की कंडीशन, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर शुगर लेवल हम देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर हम क्या सॉरी प्रेगनेंसी के अंदर हम शुगर लेवल को चेक कर सकते हैं कि सर फॉस्फो लिपिड एंटीबॉडी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिकरेंट अबॉर्शन के अंदर अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं कि एंटीबॉडी फॉस्फो एंटीबॉडी लिपिड्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी का लेवल चेक कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बातें जो हैं बच्चों इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं करनी है वो कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। कि मैं आपसे बात करूं कि TORCH, ये टॉर्च वाला जो इन्फेक्शन होता है इसको हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकरेंट अबॉर्शन होने का कौन सा कारण नहीं है, तो कौन सा है? टॉर्च का इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रख लेना इस चीज़ का। तो टॉर्च वाला जो इन्फेक्शन है इसकी मैं आपको फुल फॉर्म लिखा देता हूँ कि टॉर्च का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और फॉर अदर्स, अदर्स की हम बात करते हैं सिफिलिस, सिफिलिस कह सकते हैं, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी कह सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने ओ की बात करी, फिर हम बात करते हैं आर की, तो रुवेला। ठीक है। C4 साइटोमेगेलो वायरस, साइटोमेगेलो वायरस की हम बात करते हैं। तीस और चौथी जो होता है हेपेटाइट, ये हर्पीज वायरस होता है।
कौन सा होता है? हर्पीस वायरस होता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेपेटाइटिस है या हर्पीस है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे तो हर्पीस ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर यहाँ पे तो हर्पीस ही पाया जाएगा। तो मैंने आपको किन किन चीजों के बारे में बताया, किन किन चीजों के बारे में बताया बच्चों, कि हम किन किन चीजों को नहीं करते हैं और किन किन चीजों को करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? चलिए, अगली क्लास में हम अगली अगला हम देखते हैं क्या, मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं कि सर मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मैंने आपको बताया था इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मैंने आपको मतलब बताया था, इन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इंटरनल ओस, इंटरनल ओस इज सडन ओपन, इज सडन ओपन ड्यू टू वीक मसल फाइबर। आई बात समझ में? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के अंदर देखो क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपका क्या है बच्चों, यूट्रस है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, इंटरनल ओस है। बाकी आपकी जो वजाइना है वो आपको आगे देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो सर्वाइकल ओस है, ये जो इंटरनल ओस है, जो इंटरनल ओस है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो मसल फाइबर्स हैं, इसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे ही इसके जो ओपन हो जाता है, जो इंटरनल ओस है बच्चों, वो वजन के कारण क्या हो जाता है बच्चों, ओपन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बाहर निकल जाता है और उसको हम कहते हैं अबॉर्शन हो जाता है। उसको हम कह सकते हैं कि सर अबॉर्शन हो गया। वो किसके कारण हुआ? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के कारण हुआ। किसके कारण हुआ बच्चों? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के कारण हुआ। अगर इसको बंद करना है, या फिर हम कह सकते हैं किसी किसी महिला के अंदर ये काम देखने को मिलता है, या ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि सर इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो इसकी मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पुट द सूचर, पुट द सूचर अराउंड द इंटरनल ओस, अराउंड द इंटरनल ओस, जो इंटरनल ओस है मेरे प्यारे बच्चों, उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ हम क्या करते थे, सूचर लगा देते हैं। अराउंड द इंटरनल ओस एंड एंड टाइटन, एंड टाइटन एट कॉल्ड एज सर्कलेज, सर्कलेज सर्जरी। उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोल दिया सर्कलेज सर्जरी। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि भैया हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, और हम क्या कहते हैं, ये हमारा इंटरनल ओस है, और यहीं पे हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सूचरिंग कर दी। और सूचरिंग करने से क्या हो जाएगा कि जब भी जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या होगा, ओपन नहीं हो पाएगा। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ओपन नहीं हो पाएगा, और प्रेगनेंसी जो है वो टिल आगे बढ़ती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और उसी को हम कहते हैं सर्कुलेज सर्जरी, उसी को कहते हैं बच्चों हम सर्कुलेज सर्जरी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम्स के अंदर, काफी एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन आया कि उस सर्जरी का नाम क्या होता है, सर्कुलेज सर्जरी। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर रूट क्या होने वाला है, कि सर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर रूट ऑफ सर्जरी क्या होता है, तो रूट ऑफ सर्जरी क्या होता है बच्चों, वेजाइनल रूट होता है। क्या होता है कि हम वजाइना से ही क्या करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, उसमें टांके लगा दिए जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मेथड क्या होता है, इस मेथड को क्या कहते हैं, मेथड ऑफ डूइंग, इसकी करने को मेथड को क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड सर्किलेज। क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड सर्किलेज।
मैकडोनाल्ड का बर्गर बर्गर आपने खाया होगा तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है कि सर मैकडोनाल्ड सर्कलेस। क्या आपको बात समझ में आई कि सर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा? कौन सा इंपॉर्टेंट? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर टाइम डू सर्जरी, कि सर्जरी करने का टाइम क्या हो सकता है, कितने वीक पे हम करते हैं, तो आपको बताना है कि सर 14 टू 18 वीक्स पे हम कर सकते हैं। 14 टू 18 वीक्स पे हम इसको करते हैं और इसको रिमूव करते होते हैं कि टाइम ऑफ ऑफ रिमूव तो कब करते हैं बच्चों? एट 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और अर्लियर इफ पेशेंट goes in the preterm labor। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको देखो, सर्जरी करने का जो टाइम होता है वो 14 से 18 वीक पे होता है, क्योंकि बच्चे का वजन उस टाइम पे बढ़ने लग जाता है। जब भी जैसे ही बच्चे का वजन बढ़ने लगता है उस टाइम पे क्या होता है कि मसल जो वीक होती हैं उन पे हम क्या कर देते हैं, स्ट्रेचेस लगा देते हैं ताकि वो आगे खुले ना। अब जैसे खुलेगा नहीं तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है बच्चों? कौन कौन सी हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने उसको सर्जरी लगा दी और सूचर्स लगा दिए, सूचर लगाने के बाद हम कब खोलते हैं? जैसे ही महिला को पेन होते हैं, लेबर में महिला जाती है, तब उसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी कंसीडर्ड हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि सर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ होता है? तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ सर्वाइकल सर्कुलेशन, कि हम इसको कहाँ नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखेंगे कि भैया इन्फेक्शन अगर हो रखा है, इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हो रखा है तो वहां पे हमें नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर इसको मेम्ब्रेन अगर रप्चर है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर है किसी पेशेंट की तो वहां पे नहीं कर सकते। नंबर तीसरी बात हम कह सकते हैं कि कंजनाइटल एनामोली है, कंजनाइटल एनामोली है, तो वहां पे भी हम इसको डन नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? मैंने आपको क्या क्या बताया आज की क्लास में? हमने जो पढ़ा किसके बारे में पता कि सर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा बच्चों? हमने इंड्यूस अबॉर्शन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस का मतलब आप सभी को पता है कि अचानक से होने वाला क्या कहलाता है, अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि हमने खुद ने प्रोसीड करवाया है किसी कारण बस, किसी भी बीमारी की वजह से हम करवा सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम करवा सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें आगे। और अगर क्लास पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि अच्छा कंटेंट आपको और हमें दोनों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।